दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज मैं लेकर आ गई हूँ हमारे चैप्टर डिमांड, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक ब्रांड न्यू लेक्चर जहाँ पे बच्चों हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो एक लास्ट क्लास हुई थी इसी चैनल पर जहां पर हमने डिमांड एज अ टॉपिक पिक करा था और उस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किन किन चीजों पर, किन किन फैक्टर्स पर हमारी डिमांड डिपेंड करती है, जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसके बाद इनकम लेवल, उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर चेंज इन प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। तो ये सारी की सारी चीजें यार हमने ना लास्ट क्लास में देख ली थी। आज की क्लास में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो यस, बी रेडी फॉर दैट। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मजेदार सी क्लास होने वाली है। तो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। फटाफट से क्लास को चालू कर लेते हैं और सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं हमारे बिलीवर्स 2.0 की क्लास 11th का जो बैच है, जो कि बच्चों फिर से चालू होने वाला है, यानी कि 22 मई से शुरू होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों की ना डिमांड आ रही थी कि मैम हम ना अपने रिजल्ट की वेट कर रहे थे, अब हमें बैच में जाना है, अब बैच में जाना है। तो पुराना वाला बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हाउ विल वी कवर अप। तो उन बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर हम फिर से बिलीवर्स बैच को चालू कर रहे हैं 22 ऑफ मई से। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच है हमारे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए है। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए सबसे ज्यादा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कॉमर्स के तो सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे ही, प्लस CUET लेवल क्लासेस भी आपको मिल रही हैं। पिछले साल का बिलीवर्स बैच भी मिलेगा, लाइव सेशन, जूम सेमिनार, सुपर 500 क्वेश्चंस का PDF। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा बिलीवर्स क्लास 11th कॉमर्स हमारा जो CUET के साथ है, इट इज फॉर 3999। अगर आप हमारी डाउटनेट की ऐप पर जाकर बिलीवर्स कूपन कोड लगाते हैं तो 50% डिस्काउंट आपको 31 मई तक मिल रहा है इस कोर्स पर, जहां पर आपको ये कोर्स 3999 का मिलेगा। कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। कॉलिंग नंबर हमारा 0124715825 है और ये 9289119544। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, सो यू कैन ईदर व्हाट्सएप, यू कैन ईदर कॉल। और फटाफट से हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं बिलीवर्स बैच में, जहां पे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हो रही हैं और अभी तो चालू हो रहा है ना फिर से 22 तारीख को, तो जल्दी से आ जाओ। चलिए अभी बच्चों सबसे पहले हम फंक्शन, डिमांड फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये कोई होली दिवाली का फंक्शन नहीं है, बल्कि डिमांड का फंक्शन है यार। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ बढ़िया सा कोई कलर, ब्लू कलर ले लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ डिमांड फंक्शन होता क्या है। तो इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट। shows okay the functional relationship between quantity demanded and factors इन्फ्लुएंसिंग इट। यानी कि बच्चों सिंपली हम लोग एक फंक्शनल फॉर्म में दिखाते हैं, f(x) के फॉर्म में दिखाते हैं, जहां पर आपको ये पता चलता है कि क्या रिलेशनशिप है हमारे जो फैक्टर्स डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बीच में और डिमांड के बीच में, है ना। तो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। तो इसको ना ऐसे लिखा जाता है, d(x) इज इक्वल टू डिमांड ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ, जैसे यहां पर देखो आपके इतने सारे फैक्टर्स थे, लाइक प्राइस ऑफ x, है ना, प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y। उसी के साथ में बोलूंगी इनकम हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, इनकम हो गया, सब्स्टिट्यूट्स हो गए, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, ठीक है, जो इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बाद फ्यूचर चेंज इन प्राइस। तो ये सारी जो चीज है, ये जो सारे फैक्टर्स हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो एक तरीके से फंक्शनल फॉर्म में हम बस रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी चीज है, ठीक है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट शोन बाय दिस फंक्शन। सिंपली अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब दो टाइप की यहां पर भी डिमांड फंक्शन की हम लोग बात कर सकते हैं। दो टाइप की डिमांड होती है बच्चों, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है हमारी मार्केट डिमांड। यानी कि अगर मैं अकेले एक इंडिविजुअल हूं और उसने डिमांड करी तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो गई, बट मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, अ पार्ट ऑफ द मार्केट, तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगी। तो सिंपली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, तो आप लिख दोगे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। अगर मार्केट डिमांड का पूछ लिया जाए तो
फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। बस उसको उस भाषा में परिवर्तित करके आपको लिख देना है, दैट्स इट, दैट इज व्हाट डिमांड फंक्शन इज। अब डिमांड कर्व की बात कर लेते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी बना सकते हो, मार्केट डिमांड कर्व भी होता है। कर्व मैं आपको अगर बताऊं कैसे बनता है कर्व, तो यहाँ पर सबसे पहले तो कर्व बनाने के लिए हमको टेबल चाहिए, ऐसे ही कर्व नहीं बन जाते। तो पहले हमें प्राइस चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस जो कि होगा इन रुपीस, और हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड हमारी किस में होगी, क्वांटिटी डिमांड हमारी यूनिट्स में होगी। सिंपली बच्चे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्राइस, जैसे अगर किसी भी कमोडिटी का हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी, 5 4 3 2 1। अभी क्यों डिमांड कम होगी मैंने बताया था आप लोगों को, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक फैक्टर होता है जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है, और जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड होती है वो कम होती है। दाम के बढ़ने से डिमांड घटती है, दाम के घटने से डिमांड बढ़ती है। ठीक है, अभी हमें इसको जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको x, ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, हम नीचे लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड और यहाँ पर प्राइस, तो दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्राइस जब 1 है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी 5 है, 2 है, ठीक है, तो एकदम ये ऐसे आपकी सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, एकदम सीधी लाइन बनेगी, इसको एकदम ऐसे सीधी लाइन बना देना। ठीक है, एकदम ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा डिमांड कर्व बनेगा बच्चों। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कब बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व तभी बनता है जब एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, दो चीजों के बीच में उल्टा रिलेशनशिप होता है, तो हमारा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमको देखने को मिलता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में है, हमारे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और अगर प्राइस घट जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो एक इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से हमारा डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स और इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। उसके बाद अगर मैं बात करूं मार्केट डिमांड की, मार्केट डिमांड का भी हम यहाँ पे बात करते हैं। डिमांड, अच्छा बच्चों हमने ना यहाँ पे ये जो बनाया था, दिस वाज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, याद रखिएगा, दिस वाज द कर्व एंड दिस वाज द इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, ये स्केड्यूल था। ठीक है, तो टेबल जो टैबुलर फॉर्म होता है स्केड्यूल होता है, और हमने ये यहाँ पर क्या करा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व था। वहीं पे मैं अभी आपको मार्केट डिमांड स्केड्यूल भी दिखाऊंगी, मार्केट डिमांड स्केड्यूल लिख देते हैं, बढ़िया। और यहां पर देखिए सेम चीज हमें करनी है, प्राइस लिखेंगे हम, प्राइस इन रुपीस, हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, अब यहाँ पे दो गुड्स ले लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स ले लेते हैं गुड, और एक ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई। ओके, अब देखो प्राइस अगर मैं यहाँ पे फिर से वही करती हूँ 1 2 3 4 5 सपोज, तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्स का वही ले लेते हैं 5 4 3 2 1। वहीं पे क्वांटिटी डिमांडेड वाई का ले लेते हैं यार, वाई का ले लेते हैं 8 10 9 8 7 6। ठीक है, तो क्यू डी एक्स क्यू डी वाई क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स वाई। अब ऑब्वियस सी बात है यार, मार्केट है, वहां पे एक इंडिविजुअल अकेला नहीं है, इंडिविजुअल अकेला नहीं है मतलब और भी इंडिविजुअल्स हैं, तो एक्स की भी वाई की भी, तो बहुत सारे यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड आ जाएगी। और एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, एक जब यहाँ पर हम लिखेंगे मार्केट डिमांड ऑफ एक्स प्लस वाई,
ठीक है, तो टोटल मार्केट में कितनी डिमांड हो गई हमारी? 15, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी मार्केट डिमांड भी हमको यहाँ पे M ऑफ D मतलब मार्केट डिमांड X प्लस Y, तो टोटल जितने भी कंज्यूमर आप और भी बना सकते हो, Y, Z और भी क्वांटिटी डिमांड आप आगे आगे यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट डिमांड हम लोगों को मिल गई है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ Y, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X, एवरीथिंग विद द प्राइस, अलोंग विद द प्राइस, एवरीथिंग वी हैव रिटन डाउन, ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल बन गया है। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या क्या चीजें समझ में आई हैं? हमें अभी तक समझ में आया है डिमांड फंक्शन हमने देखा, ठीक है। डिमांड फंक्शन में हमने देखा कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है डिमांड के बीच में और जो फैक्टर्स डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बीच में, तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे फर्क पड़ रहा है हमारी डिमांड पे। दो टाइप के हमारे डिमांड के फंक्शनल रिलेशनशिप हो सकता है, एक इंडिविजुअल डिमांड का हो सकता है, एक मार्केट डिमांड का हो सकता है। इंडिविजुअल डिमांड का फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, मार्केट डिमांड का फंक्शनल रिलेशनशिप इज बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ठीक है। फिर हमने देखा कि डिमांड को हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो एक तो सोर्स होता है टेक्सचुअली, जैसे बुक्स के अंदर आप डिमांड को रिप्रेजेंट करते हो, लिख देते हो कि डिमांड ये है वो है। फिर दूसरा तरीका आता है टैब्यूलर, टेबल के फॉर्म में। तो ये हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाया, ये हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया। आप बच्चों मार्केट डिमांड का ग्राफ भी बना सकते हो, तो वो हमारी तीसरी टाइप की प्रेजेंटेशन आ जाएगी, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसमें हम कर्व बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं। तो आप इसका भी बना सकते हो, जैसे इसके ऐसे ऐसे डिमांड कर्व्स बन जाएंगे, ऑलराइट। तो ये हमारा इनवर्स रिलेशनशिप शोकेस कर रहा है डिमांड कर्व, बिकॉज इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व and there is an inverse relation. Why is it a downward sloping curve? Because there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded. As the price increases, quantity demanded decreases, and as the price decreases, the quantity demanded increases. ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। आई होप ये बात बिल्कुल समझ में आई है। चलिए आगे आते हैं। अब assumptions of the law of demand। सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, चलिए बच्चों ये देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आज हमें पढ़ना था, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड का कानून। बच्चों लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है, इट स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी गुड और सर्विस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। लॉ ऑफ डिमांड ने कोई नई बात नहीं करी है बच्चों, बस लॉ ऑफ डिमांड आपको ये बता रहा है कि अगर आप सारे फैक्टर्स, हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दो, छेड़ो मत उनको कांस्टेंट रख दो। और अगर आप सिर्फ प्राइस, जो एक फैक्टर था प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है, सिर्फ प्राइस ऑफ द गुड का जो फैक्टर था ना उसको लेना है, और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमेशा एक इनवर्स रिलेशनशिप हमको देखने को मिलेगा कि when the price will increase, the quantity demanded will decrease, and when the price will decrease, the quantity demanded increases. So this is what? This is an inverse relationship, and this is what we were talking about. समझ में आई? लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख लो, सिर्फ प्राइस पे फोकस करो, तो तब आपको दिखेगा कि इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। एजम्पशन क्या है लॉ ऑफ डिमांड की? अभी अभी हमने एजम्पशन भी पढ़ी थी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो, इनकम लेवल हो, टेस्ट प्रेफरेंसेस हो, हर चीज को हमने कांस्टेंट कर दिया है, सिर्फ हम प्राइस ऑफ द गुड पे फोकस अपना डाल रहे हैं। दैट्स इट, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। अब कोई पूछेगा कि मैम क्यों होता है इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड कम क्यों होती है, या प्राइस के घटने पे क्वांटिटी डिमांड ज्यादा क्यों होती है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है, या प्राइस भी घट रहा है तो डिमांड भी घट रही है? क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पे वी हैव रीजंस फॉर इट। हम अपनी बेसलेस बात नहीं करते, रीजन है। सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ DMU। बच्चों लॉ ऑफ DMU यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ DMU क्या बोलता था
कि आप जैसे जैसे एक एडिशनल यूनिट किसी भी कमोडिटी का कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कम हो जाती है। एक आइसक्रीम खाऊंगी, मेरे को उससे सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरी खाऊंगी तो जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मुझे सेकंड यूनिट से मिली है वो घटती चली जाएगी, तीसरी खाऊंगी तो और कम होती चली जाएगी। तो यार सिर्फ एक ही केस होगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर उस सिनेरियो में बच्चों प्राइस घट जाता है उस कमोडिटी का, सिर्फ उसी केस में आई वुड लाइक टू कंज्यूम मोर, नहीं तो मैं अपनी कंजम्पशन को कम कर दूंगी। ठीक है, ऑलराइट। तो लॉ ऑफ डीएमयू बोलता था कि एज यू कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द सैटिस्फैक्शन फ्रॉम इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, बट मैं उसको तभी परचेज करूंगी एडिशनल कमोडिटी को अगर उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहला तो रीजन ये है। दूसरा रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अब बच्चों यहां पर हमने पढ़ा था कोक और पेप्सी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बोलता है कि अगर कोक का प्राइस इंक्रीज हो गया तो हमें पता है कि मार्केट में एक दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सकता है, तो कंपैरेटिवली कोक महंगी हो गई है और पेप्सी सस्ती रह गई है, तो पेप्सी की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। पर वहीं पे अगर कोक की खुद की डिमांड की बात करें तो कस्टमर तो शिफ्ट हो गया, कस्टमर तो पेप्सी को कंज्यूम करने लग गया। तो बच्चों अगर आप सिर्फ कोक की बात करो, कोक के साथ क्या होगा, कोक की डिमांड कम हो जाएगी प्राइस के बढ़ने से, क्योंकि कस्टमर तो शिफ्ट होकर पेप्सी पे चला गया है, क्योंकि पेप्सी सस्ती है, कोक महंगी हो गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बढ़ा और डिमांड घटी। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, विच इज येट अनदर रीजन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज इज इनकम इफेक्ट। अब बच्चों इनकम इफेक्ट बात करता है परचेजिंग पावर की। सपोज मैं एक दिन में ना 100 रुपए कमाती थी और 100 रुपए कमाकर मैं दिन का जो खर्चा करती थी, नहीं मैं सपोज 100 रुपए कमाती थी दिन का और मैं 3 चिप्स के पैकेट खरीदती थी, ठीक है, और 3 चिप्स के पैकेट खरीदती थी, हर पैकेट 10 रुपए का होता था, 30 रुपए में चिप्स पे खर्चती थी। एग्जाम्पल ले रही हूं, ऐसा कुछ नहीं होता था। कल को क्या होता है बच्चों, चिप्स का प्राइस बढ़ जाता है, सपोज 10 की जगह चिप्स का प्राइस हो जाता है 20 रुपए। 20 रुपए के चिप्स मिल रहे हैं, अभी भी मैं 3 ही खरीदूंगी, लेकिन मैं कमा तो 100 रुपए ही रही हूं। पहले भी मैं 100 रुपए कमा रही थी, अभी भी मैं 100 रुपए कमा रही हूं, अभी मैं फिर से 3 ही पैकेट खरीद रही हूं, 60 रुपए के चिप्स खरीद रही हूं। अब क्या हुआ, पहले मैं अपने 100 रुपए से अगर खरीद पाती तो मैं 10 पैकेट खरीद लेती चिप्स के, लेकिन अब मैं सिर्फ 5 पैकेट ही चिप्स के खरीद पाऊंगी टोटल। अगर मैं अपने पूरा पैसा, मैं बोलूँ यार मैं पूरा पैसा चिप्स पे ही लगा दूंगी, ठीक है, चलो ये 3 पैकेट भी छोड़ो, मैं बोल रही हूँ कि मैं पूरा अपना जो पैसा है ना 100 रुपए में चिप्स पे ही लगा दूंगी। तो एक टाइम पे जब मैं 100 रुपए कमा रही थी, चिप्स का पैकेट 10 रुपए का था, तो मैं 10 पैकेट खरीद पा रही थी, लेकिन अब चिप्स का प्राइस हो गया 20 रुपए, अब 20 रुपए के चिप्स हो गए तो मैं सिर्फ 5 यूनिट खरीद पा रही हूँ। तो क्या हुआ, एक तरीके से मैं कम डिमांड कर रही हूं क्योंकि मेरी इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से प्राइस बढ़ गए, तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई महंगाई की वजह से। तो प्राइस जब बढ़ा है तो डिमांड ऑटोमेटिकली मेरी रिड्यूस हो गई है क्योंकि मैं उतना खरीद ही नहीं पा रही हूं, है ना। तो ये होता है इनकम इफेक्ट, कि आपकी इनकम वही है, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप कम यूनिट्स खरीद पाओगे, डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। और अगर इनकम वही है और प्राइस घट गया तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीद पाओगे, एक तरीके से आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज द इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इनकम इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड में हेल्प करता है। फिर बच्चों एक और रीजन है यहाँ पे, एडिशनल कस्टमर। सपोज बच्चों होता क्या है, कोई बड़ी ब्रांड का एग्जाम्पल लेते हैं, ज़ारा, ठीक है, सपोज ज़ारा है, महंगे कपड़े होते हैं ज़ारा के, तो पहले कुछ ही लोग उसको खरीद पाते हैं जब फ्रेश में कपड़े होते हैं। सपोज ज़ारा पे सेल लग जाती है, बहुत आधे रेट पे कपड़े मिल रहे हैं, अब क्या होगा, ज़ारा की जो नॉर्मल क्लाइंटेल थी, जो नॉर्मल लोग उससे कपड़े खरीदते थे वो तो खरीदेंगे ही, लेकिन सेल लगने की वजह से जो बाकी कस्टमर्स हैं जो शायद ज़ारा से नहीं खरीदते थे कपड़े, वो आ जाएंगे और वो भी खरीदने लगेंगे। तो प्राइस के कम होने से एडिशनल कस्टमर्स भी आने लगेंगे, ठीक है। तो डिमांड इस वजह से भी बढ़ेगी। जैसे आपने देखा होगा यार, स्टारबक्स वैसे लोग नहीं पीते, लेकिन जिस दिन स्टारबक्स पे ऐसा होता है ना कि कॉफी 100 रुपए की मिल रही है या 1+1 मिल रही है, तो वहां पे लाइनें लगी होती हैं, तो एडिशनल कस्टमर्स आने लगते हैं प्राइस के डिक्रीज होने से। दैट इज येट अनदर रीजन। और लास्ट रीजन इज डिफरेंट यूजेस फॉर द सेम कमोडिटी। अगर कोई कमोडिटी है यार, जैसे कि सपोज मिल्क,
उस मिल्क से आप शेक भी बना सकते हो, उस मिल्क से चाय कॉफ़ी सब बन सकती है, उस मिल्क में से खीर भी बन सकती है। तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं, हम उसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसी कमोडिटी का अगर प्राइस कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ना और प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड का कम होना। ये 5 रीजंस उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट चीज आती है एक्सेप्शंस। बच्चों, एक्सेप्शन का मतलब है कि कुछ केसेस में हमारा लॉ भी फेल हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक है, सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है गिफन गुड्स का एग्जाम्पल। गिफन गुड्स क्या होते हैं? गिफन गुड्स कुछ नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर, जो भाई खरीदने ही खरीदने हैं। अब ये गिफन गुड्स महंगे हो सस्ते हो, इनकी डिमांड वही रहेगी, कोई असर ही नहीं पड़ेगा। कल को बच्चों आप रोटी खाते हो, ठीक है, रोटी खाते हो, कल को गेहूं बहुत महंगा हो जाए, कल को आटा बहुत महंगा हो जाए, तो रोटी खाना बंद कर दोगे क्या? आप खरीदोगे ही ना उस आटे को। तो इवन इफ द प्राइस विल इंक्रीज, द डिमांड विल रिमेन द सेम, कोई डिमांड उससे कम नहीं होगी, क्योंकि ये गुड्स चाहिए ही चाहिए, गिफन गुड्स। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स हैं, नॉन लग्जरी गुड्स हैं, बट हाँ यार जरूरी है तो खरीदने तो पड़ेंगे। दूसरे है स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल, शो ऑफ। अब बच्चों, लोग गुची, प्राडा, ये सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स खरीदते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि उनका प्राइस कम है इसलिए डिमांड ज्यादा है। नहीं, प्राइस ज्यादा है फिर भी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि शो ऑफ करना है। आईफोन क्यों खरीदते हैं? आईफोन का कोई प्राइस कम है क्या? आईफोन लोग क्यों खरीदते हैं? शो ऑफ करना है भाई। आईफोन महंगा से महंगा 1.5 लाख का फोन आएगा, लोग उसको भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि शो ऑफ। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फैशन गुड्स। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज नई नई फैशन में आ रही है, ऑल्दो उसका प्राइस ज्यादा होगा फिर भी उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। प्राइस ज्यादा भी है तो भी ऐसा नहीं है कि डिमांड कम हो रही है, डिमांड ज्यादा ही हो रही है। इट्स नॉट वर्किंग हियर। नेक्स्ट इज फियर ऑफ शॉर्टेज। सपोज बच्चों कोविड का टाइम हम एग्जाम्पल लेते हैं, उस टाइम पे मास्क, सैनिटाइजर, अगर हमें पता है कि भाई ये सैनिटाइजर की शॉर्टेज हो जाएगी, इवन इफ सैनिटाइजर महंगा भी मिलेगा ना, लोग खरीद के ले आएंगे उसको, क्योंकि लोगों को डर है कि यार कल को ये ना कम हो सकता है, इसकी कमी आ सकती है, मिलेगा नहीं तो अभी खरीद लो, चाहे महंगा भी मिल रहा है। तो फियर ऑफ शॉर्टेज की वजह से भी लोग जो है चीजों को खरीदते हैं। नेक्स्ट चीज इज नेसेसिटी। अब कोई बहुत इंसान बीमार है, उसको भाई बोला गया है कि तुम्हें ये दवाई खानी ही खानी है, तो यार वो क्या मर जाएगा क्या कि दवाई नहीं खाएगा, कि दवाई बहुत महंगी है? तो खाएगा ही। कोई चीज नेसेसरी है तो वो खरीदनी ही पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी महंगी हो। ठीक है, तो कोई यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। और लास्ट है इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस का मतलब ये है बच्चों, सपोज फॉरेनर आए हैं, आपकी मार्केट में घूम रहे हैं, वहां पे कोई उन्हें बेवकूफ बना के बोलता है 1000 रुपए की चीज 5000 में बेच देता है, तो उनको क्योंकि पता ही नहीं है मार्केट के बारे में कि भाई इस मार्केट में कितने का सामान मिलता है या ये चीज कितने की मिलती है, तो इग्नोरेंस के चक्कर में, बिकॉज दे आर नॉट वेल अवेयर अबाउट इट, तो दे विल बाय इट इवन दो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, स्टिल डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी हार मान जाता है। वो कहते हैं भाई नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपने देखा इन सभी केसेस में इवन इफ द प्राइस इज राइजिंग द डिमांड इज द सेम, इवन इफ द प्राइस इज लेस द डिमांड इज द सेम। सो इट्स नॉट वर्किंग लाइक जो लॉ ऑफ डिमांड में जैसे काम करना चाहिए कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड गिरनी चाहिए, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़नी चाहिए। इट्स नॉट वर्किंग लाइक दैट इन दीज केसेस, तभी इनको एक्सेप्शन बोला गया है। ठीक है, इन सब केसेस के अलावा लॉ ऑफ डिमांड हमेशा मार्केट में काम करता ही करता है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट। और बच्चों आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में एक होमवर्क दे रखा है मैंने, तो उस होमवर्क को भी प्लीज अटेम्प्ट कर लीजिएगा। गूगल लिंक है होमवर्क का, इसी पे बेस्ड है, होमवर्क को जाके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। और मुझे प्लीज बताइए कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स आर लाइक वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू एट दिस वेरी मोमेंट। हम उसकी क्लास, उसका लेक्चर लेकर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, दिस इज योर एजुकेटर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।